नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। रोज की तरह मैं कौशल गुप्ता का फिर से हाजिर हूं आप सभी लोग के सामने, यहां पर आप सभी लोगों की प्रैक्टिस क्लास लेकर के। ये प्रैक्टिस क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, अगर आपने अपने सपनों को यहां पर सजोया है तो उन सपनों का रास्ता यही प्रैक्टिस क्लास है दोस्तों। क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब तक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपकी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ये मैंने नहीं, ये मेरे दादाओं ने, उनके दादाओं ने, उनके दादाओं ने ये कथन कहकर गए हैं और ये सत्य साबित हुआ। ठीक है, तो जो टॉपर भी होता है वो भी यही चीज करता है। अगर आप फेल हो रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करो, टॉपर ना सही लेकिन पास तो हो जाओगे। ठीक है, फिर टॉपर बनने की एक उम्र भी होती है, ये भी मैंने रियलाइज किया है। 2-3 अटेम्प्ट के बाद टॉप करना थोड़ा सा एक मेरे हिसाब से चीजें कम हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर फटीग ज्यादा आ जाता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्लास को शुरू करते हो, देखते हैं। तो यहां पर 2 क्लासेस चलाई जाती हैं, सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे। और इस बार भैया रविवार को, जी हाँ दोस्तों, इस बार रविवार को यहां पर आप लोगों की सुबह 10 बजे से करंट अफेयर्स की क्लास चलाई जाएगी। जी भैया, कौन सी करंट अफेयर्स क्लास चलेगी? जो आपकी यहां पर रिवीजन स्पेशल क्लास होगी। कौन सी भैया? रिवीजन स्पेशल क्लास होगी। तो आप लोग जरूर से जरूर सुबह 10 बजे इस संडे को तैयार रहिएगा। लाइव क्लासेज होगी वो, और पूरी तरीके से आइएगा। आप लोग अपना रिवीजन करके आइएगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उससे मिलान करिएगा कि कितना आपका सही है। और मैं आपको यहां से भी बता दूं कि ये रिवीजन हमारा अक्टूबर महीने से चालू होगा। जी भैया, अक्टूबर से लेकर के हमारा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जून मंथ तक का मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दी है, आज की प्रैक्टिस क्लास में ही बता रहा हूं। और मैंने एक वीडियो इसीलिए स्पेशली करंट अफेयर्स कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे प्रश्न पढ़ना चाहिए, एक वीडियो इस पे भी बना दी है। तो वो भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। मात्र 15 मिनट का वीडियो, 15 मिनट में तुम इतनी बड़ी चीज को जो है आसानी से पढ़ने लग जाओगे, जिसको लेकर के तुम रोज ही अपना दिन भर का 2-2, 3-3 घंटा देते हो, जो मैं कहता हूं बेवकूफी है। क्यों? वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है पहला प्रश्न? है क्वेश्चन नंबर 921 जो आपका पहला है। देखिए भैया, देखते देखते हम लोग कितने दूर चले आ गए। ऐसे देखते रहिए भैया, ऐसे देखते देखते आप लोग में से कितने लोग को मैं अधिकारी भी यहां बना दूंगा। बस जो कह रहा हूं वो करते जाओगे। कुछ सबको मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सब इतनी मेहनत करने की क्षमता भी नहीं रखते। मैं चीज देखता हूं, मैं देखता हूं ना कि उनको सब चीज पता है, उनको अधिकारी बनना है, लेकिन उनको मेहनत नहीं करनी। भैया बिना मेहनत के तो आपको कहां से कुछ मिल पाएगा। तो जितने लोगों ने, देखिए एक चीज समझिए, मोनोक्लाइमेक्स, ये इसे क्या कहते हैं? एकल चरम सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किसने किया था, थोड़ा सा हम जानेंगे। मैंने इसी प्रैक्टिस क्लास में आपको एक चीज बताई थी। क्या बताया था? क्लाइमेक्स। ठीक है, और उससे पहले मैंने आपको बताया था सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका इकोसिस्टम होता है उससे संबंधित चीज है, कि किस प्रकार से सक्सेशन के 5 चरण होते हैं, उसका फाइनल चरण आपका क्लाइमेक्स होता है। मैंने आपको बताया था, अगर वो आपने पढ़ा होगा, इसीलिए कहता हूं डेली पढ़ो, चीजें रिलेट करके मिलेंगी। और फिर कह रहा हूं, ये जो 2500 प्रश्न मैं करा दूंगा ना, ये इसमें आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा दोस्तों, देखा करना। तो मैंने आपको बताया था। अब देखिए, इसी क्लाइमेक्स के लेकर के 4 थ्योरीज आई हैं। इसी क्लाइमेक्स को लेकर के 4 थ्योरीज यहां पर दी गई हैं। उनमें से एक थ्योरीज कौन सी है? मोनोक्लाइमेक्स। एक मोनोक्लाइमेक्स है, एक पॉलीक्लाइमेक्स है। इसी प्रकार से 2 अन्य थ्योरीज और भी हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में यहां कहा जा रहा है कि जो मोनोक्लाइमेक्स की थ्योरी थी, ये किसने दी थी? ठीक है, ओके। उसके बाद एक आपका क्या है? क्लाइमेक्स एज पैटर्न। ठीक है, एक थ्योरी ये भी है, क्लाइमेक्स एज पैटर्न। और एक थ्योरी कौन सी है भैया? एक थ्योरी आपकी है क्लाइमेक्स से, वो भी है। ठीक है, वो आपको देखिए, ये सारी चीजें लिख लो। क्लाइमेक्स एज वेजिटेशन। ठीक है, क्या? क्लाइमेक्स एज यहां पर वेजिटेशन कर लो। ओके, तो ये 4 थ्योरी समय समय पर जो है दी गई थी। ठीक है, जो मोनो क्लाइमेक्स और पॉली क्लाइमेक्स में अंतर ये था, इसमें यह कहा जाता है कि केवल एक के द्वारा, जी भैया ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें यह कहा था कि केवल एक क्लाइमेक्स के द्वारा ये जो है क्या, जो परिवर्तन होते हैं, जो चीजें निर्माण होती हैं, वो केवल एक के द्वारा। जैसे उन्होंने कहा था कि जैसे क्लाइमेट के द्वारा, केवल क्लाइमेट के द्वारा जो है आपका जो ये चेंज होता है उसके द्वारा होता है। यानी कि जो आप चरम स्थिति पर पहुंचते हैं, उन्होंने कहा था केवल एक के द्वारा होगा। अब वो क्या होगा? क्लाइमेट होगा। इसमें ये बताया गया था। ठीक है, वो केवल एक फैक्टर क्या होगा? तो क्लाइमेट होगा।
चाहे आपकी कैसी भी जो है इन्वायरमेंटल उस वहां पर स्थिति हो। इसको किसने बताया था? तो जी भैया इसका सही जवाब है, इतना चीजें बताने के बाद अब जवाब बता देता हूं, एफ ई क्लेमेंट्स के द्वारा। ठीक है, एफ ई क्लेमेंट्स के द्वारा 1916 में, ठीक है भैया, 1916 में जो है इसे बताया गया था। क्या नाम है? मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। ठीक है, जो आपके क्या सक्सेशन और क्लाइमेक्स को लेकर के बताता है। ओके, समझ गए? क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और बाकी मैंने आपको फिर बताना, ये 5 होते हैं, इसका फाइनल ये होता है, मैंने वो भी आपको पिछले प्रश्न में कराया हुआ है। मोनो बता दिया, पॉली बता दिया, क्लाइमेक्स एज पैटर्न और क्लाइमेक्स विजिटे पैटर्न और क्लाइमेक्स एज क्या होता है? क्लाइमेक्स एज विजिटेशन। ये 4 थ्योरीज है जो अलग अलग समय पर जो है लोगों द्वारा दी गई, जो आपके क्या ये सक्सेशन की पूरी थ्योरी को बताता है कि किस प्रकार से चरम स्थिति जो है पहुंची थी है हमारे इस पर्यावरण में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहां प्राप्त हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज का, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जवाब देते रहिए। देखो भैया मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं, फिर आप लोग बताइएगा। देखो उस स्थान की खोज 1974 में, ठीक है, उस स्थान की खोज 1974 में फ्रांस के किसने किया था भैया? जियान फ्रेंकोइस जेरिज। क्या है? जियान फ्रेंकोइस और फिर क्या होता है? जेरिज। ठीक है, इन्होंने किया था। अब बताओ, नाम मैंने बता दिया, उम्मीद करता हूं अब आप लोग जवाब दे दोगे। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया? मेहरगढ़। आपको पता है ये आपके आज के पाकिस्तान में है, जो उसके बालोचिस्तान में, कौन से बालोचिस्तान में है, वहां पर ये है, यहीं पर। अब देखो ऐसा बात नहीं, ये थोड़े से बहुत चीजों को लेकर मशहूर था। यहाँ के जो घर मिले थे वो कैसे थे? चौकोर थे, रेक्टेंगुलर थे। ठीक है, चौकोर थे, मतलब स्क्वायर थे। ठीक है, उसके बाद कैसे? रेक्टेंगुलर थे। यहां पर जो घर मिले थे वो रेक्टेंगुलर और कैसे? चौकोर थे। ओके, उसके बाद देखिए क्या था यहां पर जो घर मिले थे उसमें बहुत बड़े बड़े चार कंपार्टमेंट मिले थे उसी घर में, जो माना जाता है कि उसका उपयोग भंडारण के लिए किया जा सकता था, जो थोड़े बड़े होते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए साथ ही साथ यहां पर आपको क्या चीजें मिली थी? यहां पर जैसे यहां पर कुत्ते के साथ कंकाल मिला था, वैसे ये भी माना गया था कि यहां पर जो आदमी क्या कहते हैं, दफनाया जाता था, उसके साथ जो है बकरी का भी जो है यहां पर उसको दफनाने की बात देखी गई थी। दरअसल यहां पर यह माना जाता था कि जो है आपके मरने के बाद आपकी जो नई जिंदगी होती है वहां पर आप सही से रह सके, इसीलिए जो है बकरी की मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आज हम लोग जैसे जैसे सभ्यता में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा हो रहा है, तो आज हम लोग शाकाहारी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वरना अगर आप अपना इतिहास पढ़ेंगे तो आप जो है मांसाहारी ही थे, आप मांसाहारी से शाकाहारी बन रहे हैं। ठीक है, जो कहते हैं मांसाहारी खाना और खाने वाले बुरे होते हैं, उन्हें जी समझना चाहिए कि हमारा इतिहास रहा है। और ठीक है, वो भी एक, देखिए मानव भी एक क्या, एक जानवर है, बस मानव अन्य जानवरों से थोड़ा ज्यादा समझदार है और थोड़ा ज्यादा क्या, अपनी चीजों को लेकर सिस्टमैटिक है, बस इतना सा अंतर है। बाकी जानवर वो भी से एक जानवर दूसरे जानवर खाते हैं, वैसे मानव एक जानवर जो दूसरे जानवर को खाता है। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, तर्क से सोचिए, फालतू में इमोशन लगाएंगे तो बेवकूफ कहलाओगे। हर जगह इमोशन नहीं काम आता, तर्क लगाओ जो तुम साइंस पढ़ रहे हो। तो ठीक है, यहां पर बकरी के साथ भी इसको क्या, दफनाए होने की जो है यहां पर चीजें मिली थी। ओके, तो चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? चलो बताओ कौन सा नगर था 3 भागों में विभक्त था? मैं भैया देखो, मैंने लाइफ में एक चीज सीखा है, तर्क ओनली, लॉजिक एंड लॉजिक एंड लॉजिक। मैं जहां रहता हूं मेरी बातों से बहुत लोग को बुरा लगता है, मेरे दोस्तों में मेरी पॉलिटिकल सोच से उन्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं इसे घबराता नहीं हूं, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूं क्या मेरी बातों के पीछे एक लॉजिक है। अब वो लॉजिक क्या वास्तव में अच्छा है कि बस खाली मैं फालतू का लॉजिक दे रहा हूं? लॉजिक में भी ये बैड और गुड तो होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जगह पर कहीं ना कहीं सही है। अभी आप पूछोगे कि जैसे अभी मैंने लॉजिक दिया कि मांसाहारी भी ठीक है, बुरे नहीं है, कुछ लोग कहेंगे उनका भी लॉजिक होगा, नहीं बुरे हैं, इस वजह से बुरे हैं क्योंकि पेटा जैसी संस्था भी तो इसी इंडिया में, इसी वर्ल्ड में है, पेटा जैसी संस्था क्यों है ना, तो ये भी तो अपनी जगह सही है। बात समझिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई भी इंसान अपनी जगह पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से सही होता है। बस ये है कि आपके बातों में उतना तर्क होना चाहिए कि आप उस चीज को समझा सकें। ठीक है,
चलो, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या, धौलावीरा जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, धौलावीरा जवाब दिया है, ये सही लीजिए। अच्छा, धौलावीरा के बारे में पता है क्या है, ये आपके 40वां वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में, जी भैया 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में जो है ये आपका नामांकन क्या है, दर्ज है। और ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का पहला है भैया, हड़प्पा सिविलाइजेशन का पहला साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है सम्मिलित हुआ था। ये 40वां है, ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है ये फेमस था अपने अर्बन सेटलमेंट के, जी भैया शहरी जिस हिसाब से इसने अपने अर्बन सेटलमेंट्स यहाँ पर थे, इसको लेकर के अच्छे खासे चीजें वहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों, बहुत देखिए ये जगह बहुत अच्छी थी, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ ही साथ ये भी देखा गया था कि जो मेट्रोपोलिस में देखा जाए, जो हड़प्पा की कई सारी सभ्यताओं में मेट्रोपोलिस सिटी थथी, उनमें ये पांचवें मतलब बड़े बड़े शहरों के रूप में या बड़े जगहों के रूप में पांचवें नंबर पे आता है। और इसकी खोज कितनी की थी भैया, तो 1968 में जोशी जी ने, कौन भैया, 1968 में जोशी जी ने की थी। उनका पूरा नाम क्या था, एक कई बार जो एक बार बहुत ही स्पष्ट पूछ, क्या, जगतपति जोशी, वैसे जेपी जोशी कहते हैं, लेकिन यहां पर मैं हूं तो जब मैं हूं तो पूरा जानोगे, क्यों, क्योंकि यही जो है यहां पर प्रश्न भी बन सकता है। तो जगतपति जोशी जी, ठीक है। और ये आपका अर्बन सेटलमेंट का 5वां था, 40वां है। और धौलावीरा भैया आपके गुजरात में, ठीक है। गुजरात के आप जब नॉर्दर्न गुजरात देखोगे तो नॉर्दर्न साइड मतलब उत्तरी साइड में ऊपर की तरफ है गुजरात के, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और वैसे अगर आप देखोगे जो यहां पर देखोगे तो एक खादीर बेट आइलैंड था, वहां पर जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, देखिए जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, उसी कच्छ डिस्ट्रिक्ट के जो है ये खादीर बेट एक आइलैंड है, वहीं पर जो है इसका जो है लोकेशन मिला था, ठीक है। तो ये भी आपसे बहुत डिटेल में अगर गया तो पूछ सकता है। देखो, अगर आप जो यूपी पीसीएस देने जा रहे हो तो आपसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस हर साल एक दो अक्सर पूछ ही लेता है, तो इसीलिए जब भी ये प्रश्न आता है मैं डिटेल में थोड़ा जाता हूं, क्योंकि देखो चारों को बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो भी प्रश्न इसका जवाब सही होता है उसको मैं डिटेल देता हूं, जिससे उसके बारे में चीजें आपको पता लग जाए, कहीं से भी अगर प्रश्न बनता है तो, ठीक है। क्योंकि आजकल कथन वालों का भैया दौर चल गया है, तो कथन में हमें अपने आप को पूरा तैयार रखना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और बाकी यहां पर जो सिटी ये जब विकसित हुआ था अर्बन सेटलमेंट, ये दो पार्ट में था, एक लोअर पार्ट था, एक अर्बन पार्ट, ऐसा लोअर पार्ट था, अपर पार्ट था, ठीक है। मतलब एक वॉल सिटी थी और एक जो है सिमेट्री थी, ठीक है। ओके, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के किस अभिलेख से यह मिलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? जी भैया, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये दरअसल अशोक ने एक पिलर बनाया था, उस पिलर में दरअसल वो जगह गया था। क्या हुआ था कि बुद्ध उसमें यह भी मिलता है कि जो अशोक जी थे वो लुम्बिनी गए थे, और लुम्बिनी जाने के दौरान लौटने के बाद उन्होंने जो वहां के लोगों पर कर था उसमें जो है छूट दे दी थी, कर छूट भी दे दी थी अशोक जी ने, जहां पर ये मतलब लुम्बिनी के लोगों को, तो ये भी उससे पता लगता है। तो इसका सही जवाब क्या है, सी। कौन सा भैया, रुक्मणी स्तंभ लेक। ये आज की डेट में नेपाल में भैया, ये आज के डेट में जो है आपके नेपाल में स्थित है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया वहां का टैक्स इन्होंने कम कर दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। चलो भैया जवाब दो, कैसी लग रही क्लास, अच्छी लग रही है? अब बता रहा हूं, अब सब्सक्राइब कर दो, क्यों कि डेली ऐसे क्लासेज मिलेंगे, सब्सक्राइब कर दो। और जो चीज बता रहा हूं ना, बार बार कहता हूं, पहली बार आए हो तो समझ जाओगे कि यहां पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हर उस पॉइंट को बता देता हूं जहां से आपका पेपर प्रश्न पूछ सकता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितनी बार देखते होगे साल भर में? मुझसे पूछो मैं कितनी बार देता, क्योंकि मैं हमेशा इसके टच में रहता हूं। इससे ये पता लगता है कि क्या पूछ रहा है योग और क्या मुझे पढ़ाना है। इसीलिए कह रहा हूं कि हजारों की जो चीज है ना, फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। हजारों की चीज फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपसे बस केवल एक चीज मांगता हूं, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अगर आपके कोई दोस्त हो जो तैयारी कर रहा हो, उसे शेयर कर दो। इससे ज्यादा मैंने आप लोगों से आज तक कोई उम्मीद नहीं की। क्यों? क्योंकि यार आप भी अपनी लाइफ जियो, मस्त रहो। मेरे लिए इतना क्या करोगे? जब मन करेगा करना, पहले एक बार अधिकारी बन जाओ, मेरा लक्ष्य है। तो जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया, देखो भैया, वल्लभी विश्वविद्यालय की जो यहां पर बात की जा रही है, इसका सही जवाब क्या होगा, गुजरात में, ठीक है। ये आपके गुजरात में स्थित है।
ठीक है। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़े बुद्धिस्ट की भैया बुद्ध ये जो है बुद्ध लोगों का बहुत बड़ा जो है स्टडी सेंटर था, यानी क्या था, उनके पढ़ाई का जो है स्थान था। अच्छा, बुद्ध में भी कौन से, देखो ये आपको पता है बुद्ध के दो भाग भैया, हिनायना जी, ये कौन सा है, हिनायना जो बुद्धिस्ट थे उनसे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज इसे बनाया किसने था, तो दरअसल आपको जो है मैत्रका के राजा थे भतरका जी भैया, मैत्रका के राजा थे, मैत्रका के MAITRAK, मैत्रका के राजा भत एक मिनट, भत्रका जी भैया, BHATTARK जी भैया, मैत्रका के राजा भत्रका जी ने जो है इस वल्लभी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। ठीक है, और ये 600 से लेकर के 1400 शताब्दी तक जी भैया, 600 से लेकर 1400 शताब्दी तक जो है ये बहुत अच्छे से स्टडी सेंटर के रूप में रहा। जो कुछ चाइनीज ट्रेवलर भी गए थे उन्होंने कहा थी, उन्होंने इसकी तुलना जो है आपके जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय उससे तक की थी कि ये इतना अच्छा था, उससे तक इन्होंने इसकी तुलना जो है की हुई है। ठीक है, समझ गए। चले भैया, और आज की डेट में ये अगर पूछा जाए तो जो गुजरात का भावनगर जिला नहीं है, गुजरात का जो भावनगर जिला है तो वहां पर ये जो है स्थापित मिलता है। अच्छा, आप लोग को एक चीज पता है कि नहीं, बहुत कम लोग जानते होंगे, एक समय था जैन धर्म बौद्ध धर्म उस स्थान पे पहुंच गया था कि हिंदू धर्म लगभग बहुत ही सीमित स्तर पर सिमट गया था। आपको चीज नहीं पता होगा, आपको मैं बता दूं कि उसके बाद बौद्धों का नरसंहार किया गया है हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि ये धर्म वाले इस धर्म के खिलाफ ये करते हैं जो गलत है, केवल अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो आप अपने इतिहास को भी पढ़िएगा, ये साक्ष्य मिले हैं इसमें। मैं कोई, देखिए मैं एक इतिहास के स्टूडेंट हूं, मैं फैक्ट पे चलता हूं, मेरे पास तर्क होते तो ही बोलता हूं। ये भी साक्ष्य मिले कि उन्होंने नरसंहार किया था, आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको अपना धर्म बढ़ाना था। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब केरल से आपके जो है आदि शंकराचार्य जी निकले थे, उन्होंने बौद्धों को जो है अपने बातों से और वो कहते नहीं हर तरीके से अपने हिंदू धर्म को फैलाने के लिए काम किया था। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए, वरना एक समय था बौद्ध धर्म जैन धर्म बहुत ऊंचाई पे था, बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिल रहा था क्योंकि उनके पास लोगों का कनेक्ट था, साथ ही साथ राजाओं का संरक्षण बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर बौद्ध की बात है तो मैंने कहा आपको पता होना चाहिए, निम्नलिखित में से बेमेल को अलग करें। क्योंकि देखो यार, मैं बार बार कहता हूं मेरे पास आए हो सीख के जाओ, पढ़ाई भी सीखो, जनरल नॉलेज भी सीखो, और एक अधिकारी बन रहे हो तो अपने इतिहास को सीखो, क्योंकि तुम्हारा अधिकारी बन के जब जाओगे ना माय डियर, तो तुमसे लोग सीखने को आतुर रहेंगे। और जब तुम सही चीजों को बताओगे, सही इतिहास जानोगे ना, तो वास्तव में तुम सही चीज आगे भी बढ़ाओगे। और सही जब आगे बढ़ेगा तो देखो इतिहास सिखाता है, सही चीजों को आगे बढ़ाने से इतिहास देश का भविष्य बहुत सही होता है, यही हमें पता है और मैं कुछ नहीं जानता। तो चलिए भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया, देखो भैया यहां पर आपको पता है कि ये इन सब राजधानियों का है, ये 16 जो महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों के वहां के क्या राज्य और उसकी क्या राजधानियों की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो जो सत्य नहीं है वो कौन सा है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने क्या यहां पर, देखो भैया जो आपका सूरसेन था, आप समझिएगा जो सूरसेन था वो क्या भैया, मथुरा उसका कैपिटल था। ठीक है, कैपिटल क्या था भैया, मथुरा था। तो यहां पर ये आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा यहां क्या ही बताऊं, 16 महाजनपदों के बारे में आपको पता ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शक संवत का प्रारंभ काल माना जाता है, चलिए बताइए शक संवत का प्रारंभ काल कब माना जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए यहां पर मैं आपको एक एडेड पॉइंट और बताऊंगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि शक संवत, जो शक साम्राज्य की स्थापना हुई थी उन्होंने जीत करके, तो उसके बाद उन्होंने शक संवत की स्थापना की थी जो कि 78 ईस्वी को माना जाता है। लेकिन वहीं पर फिर जान के चलिए एक विक्रम संवत से भी बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, हम लोग के समय में अब विक्रम संवत ही चलता है आज के डेट में। तभी मैं बताना चाहता हूं वो जो आप 57 ईसा पूर्व देखते हैं ना, यही विक्रम संवत है। ठीक है, क्या है, यही विक्रम संवत है। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि शक साम्राज्य को आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी ने समाप्त कर दिया था, तो इसी के बाद से आपको क्या विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। अब विक्रम संवत को दो अन्य नामों से भी जानते हैं, क्या, इसी को कृत संवत के नाम से भी जानते हैं या फिर मालव संवत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कृत या मालव संवत के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो
ये सारी चीजें जो आपको जाननी चाहिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि आदि वरहा थी? देख रहे हो ना, अब बताओ, ये सब चीजें आप सब जान रहे हो, जितना बता रहा हूं सब जान रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है ना कि जो तुम्हें लग रहा हो कि नहीं। तब भैया तो बहुत पढ़ चुके हो यार, क्योंकि जितना मैं रिसर्च करके लाता हूं, अगर इतना आप पढ़ चुके हो तो आपको फिर आपको अपने नोट्स जो है शेयर कर देने चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप कह रहे हो कि हाँ तो मैं सीधा जानो, तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है, इतना मैं समझ रहा हूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया था? जी भैया, बहुत ज्यादा इनको लेकर के अभी विवाद भी रहा है आपके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दो जातियों के बीच इनके जो है जाति को लेकर के संघर्ष देखा गया। इसका सही जवाब क्या था भैया? बी। इनको जो है गुर्जर प्रतिहारा, जो है गुर्जर प्रतिहारा जो आपका क्या नाम है, गुर्जर प्रतिहारा, आपको पता है ना इतिहास में इनका जो साम्राज्य था इससे संबंधित है। इनका एक नाम, इनको जो है भोज प्रथम के नाम से भी जानते थे, ठीक है, इनको ऐसे भोज प्रथम के नाम से भी जानते थे। देखो हुआ क्या था कि कुछ लोग इनको क्षत्रिय मानते, कुछ लोग इनको गुर्जर मानते। अब बड़ी दिक्कत है, सब अपने अपने हिसाब चलते हैं, इसीलिए कहते हैं काबिल बन जाओगे ना तो तुम्हारे लिए लोग झगड़ा करेंगे, तुम्हें नहीं झगड़ना पड़ेगा। अच्छा, जब तुम्हारे लिए कोई झगड़ा करे तुम्हें अच्छा लगता है ना, तुम्हें प्राउड फीलिंग होती है, यार कुछ तो लाइफ में कमा ले, मेरे लिए झगड़ा कर रहे। जी भैया, इनके लिए झगड़ा करते हैं कि ये गुर्जर वंश के थे या फिर जो है क्या नाम है क्षत्रिय थे, तो उसको लेकर के होता हमें क्या मतलब है। मुझे समझ नहीं आता, कुछ भी थे यार, इतिहास में थे, बात खत्म, आगे बढ़ो, क्या फायदा, ये मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता। देखो यही कह रहा हूं, इसमें क्या तर्क है, इतिहास के थे, अभी जो तुम उस पे चलो ना, ये जो थे वो थे, उनको जाने दो, ठीक है। अब देखो इनका क्षेत्र जो है, इनके बारे में एक चीज और जान लो, इनका जो अपना देखो, इन्होंने बहुत अच्छे, इन्होंने नर्मदा से लेकर के, जो नर्मदा नदी से लेकर के हिमालय की तराई तक जो है अपना साम्राज्य फैला लिया था। जी भैया, हिमालय की तराई तक। अब नर्मदा आप लेकर चलोगे तो कितना भी होगा, आपको मध्य प्रदेश तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वहीं से हिमालय नर्मदा है, और हिमालय की तराई मतलब आपको यूपी या उत्तराखंड तो आना पड़ेगा, मतलब सोच लो इतना बड़ा था इनका, ठीक है। उसके साथ कुछ लोग इनका बिहार तक बताते, लेकिन बिहार तक का उतना सही साक्ष्य नहीं है। और इनके पास जो अश्व सेना थी, इनकी सबसे बड़ी फायदा क्या था कि इनके पास जो अश्व सेना थी, घोड़ों की सेना, वो बहुत शक्तिशाली थी। यही इनकी क्या थी, प्लस पॉइंट थी, यही इनकी प्लस पॉइंट थी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली के किस शासक द्वारा रोजगार विभाग की स्थापना की गई? आज चलो इसके बारे में फिर से आपको मैं थेसिस करा देता हूं, पिछली बार बताया था, आज फिर कुछ उसमें और एड पॉइंट मैं कह तो रहा हूं, केवल आप इसे लिखते जाइए ना माय डियर, मेरी क्लास के शॉर्ट नोट्स बनाते चलो यार। देखो कितना कुछ तुम जो है कहते हो ना, पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा, करंट अफेयर्स तक ये चल ही रहा है, यहां पर भी करंट अफेयर्स कराता हूं, प्लस जो है इस रविवार को, जी भैया इस रविवार को सुबह 10 बजे आप तैयार रहिएगा, ठीक है, 10 बजे से करंट अफेयर्स लगातार आपके इसी चैनल पर, जहां होगी रिवीजन स्पेशल क्लासेज, जो अक्टूबर से लेकर के पूरा जनवरी तक मैं कराऊंगा। अब जनवरी आया नहीं है, मत कह देना सर जनवरी आया नहीं कैसे कराओगे भैया, तो अभी अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं ना, अक्टूबर शुरू कर रहे हैं, अभी तो वैसे भी तुम्हारा 5 महीना बीत चुका है, जब तक पढ़ोगे ना तब तक आ जाएगा आपका जून, अप्रैल चल रहा है, आधा अप्रैल बीतने वाला है, मई आ जाएगी, जून आ जाएगा, पता नहीं लगेगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया? जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है फिरोज शाह तुगलक। जी भैया देखो, फिरोज शाह तुगलक जी ने 2-3 विभाग बनाए थे, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर रोजगार विभाग की स्थापना की थी, ये आपको पता है। साथ ही साथ इन्होंने स्लेव के लिए, यानी कि जो दास होते थे उनके लिए क्या दीवाने बंदगान भी बनाया था, क्या दीवाने बंदगान भी बनाया था, ठीक है, ये आपको पता है दीवाने बंदगान। और उसके बाद उन्होंने क्या एग्रीकल्चर के लिए भी एक विभाग की स्थापना की थी, उसको क्या कहते दीवाने को ही कहते थे, क्या दीवाने को ही कहते थे, ठीक है, ये जो है ऐसे था। और बाकी रोजगार विभाग की स्थापना इन्होंने की ही थी, ये अभी आपको पता हो गया। अब देखो ये जो है आपके ये तीसरे सुल्तान थे, जैसे तुगलक वंश में ये तीसरे राजा थे, ठीक है, ये थर्ड रूलर थे। ये देखिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो जजिया की शुरुआत अगर पूछा जाए किसने की थी, तो इसी ने की थी भैया, इसने जजिया की शुरुआत की थी। दरअसल इसके समय पर टोटल 4 तरह के कर थे। कितने तरह के कर थे दोस्तों? तो खारज, जकात, खाम, जकिया, ठीक है, खारज KHARAZ, उसके बाद क्या था जजिया, ओके, जजिया, खाम, खास, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इन्होंने जो है इस 4 तरह के जो है लगाए थे, खाम, जाकत,
अच्छा मैंने लिखा नहीं क्या, मैंने बता दे रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। जाकत, ये 4 तरह के जो है, ये जो है इन्होंने क्या लगाए थे, टैक्स लगाए थे, जो अलग 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 चीजों को लेकर के था, ठीक है। जजिया को तो आपको पता ही होगा कि ये जो है, जो हिंदू थे उनको लिए था। अच्छा, इसने 4 महत्वपूर्ण जो है नगरों का निर्माण कराया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद, मैं से लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाना। फतेहाबाद, क्या नाम था, फतेहाबाद। हिसार, कौन सा, हिसार। और चौथा कौन सा, उम्मीद लगाओ, बताओ, चलो बताओ। तो भैया जौनपुर, बहुत, जिसे क्या पूरब का गेट, पूरब का द्वार कहते हो, ठीक है। जौनपुर नगर की स्थापना भी इसी फिरोज शाह तुगलक जी ने की थी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, सब जान गए, इसके बारे में सब कुछ पता होगा। इसके बारे में इतनी चीजें नहीं पता है तो यार तुम्हें इतिहास सही से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये इतनी चीजें, इससे ज्यादा प्रश्न बाहर नहीं बनता। तो मैं बताऊंगा क्यों, जो चीज बनता ही नहीं मैं बताऊंगा क्यों, फालतू का मुझे वो लेना है क्या। अमीर खुसरो की जन्मस्थली थी, बात यह है कि वो पढ़ाओ जो आपके काम आए, जो आपके प्रश्न बन सके। फालतू की चीजें पढ़ाने क्या मतलब, मैं कभी अग्री नहीं करूंगा, मुझे वो नाम नहीं कमाना। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या, एटा, जी भैया, इसका जो जन्म हुआ था, देखिए पहली बात तो जो अमीर खुसरो थे, इनका पूरा नाम तो ये था नहीं, इनका बहुत लंबा चौड़ा नाम था। क्या नाम था, अबुल हसन यामिन उद दीन खुसरो। क्या, अबुल लिख लो यार, मतलब जानते ही होगे, मतलब मैं बता दे रहा हूं, इतना लंबा मैं नहीं लिखने जा रहा, ठीक है। आपको पता है इनकी कब्र जो है या नई दिल्ली में, इनकी कब्र जो है नई दिल्ली में। दरअसल जो निजामुन दौलिया का दरगाह है, निजामुन औलिया का जो दरगाह है, वहीं पर इनकी कब्र है। और आपको पता है ये जो है कई भाषाओं के जानकार थे, ब्रज भाषा, हिंदवी भाषा, ठीक है, उसका पर्शियन भाषा, ऐसी तमाम भाषाओं का जो है इन्हें ज्ञात था। और इसके संबंध में जो है ये क्या, इसी भाषाओं में ये रचना भी किया करते थे, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता, इन्हें पैरट ऑफ इंडिया भी कहा था, तोते हिंद भी कहते थे, पैरट ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग को यहां पर पता होने चाहिए, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। अच्छा, कहीं एटा आप लोग देख रहे हो, लेकिन एटा के अलावा नाम क्या मिलता है, तो पटियाली नाम मिलता है, ठीक है भैया। पटियाली जो इनका जन्म बताया जाता है 1253 में, ठीक है, 1253 में इनका जन्म बताया था, पटियाली में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, चलो बताओ इसका सही जवाब क्या। भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो जितने लोगों ने यहाँ भक्ति आंदोलन की शुरुआत भाई अलवार संतों से, आपको पता है टोटल 12 अलवार संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये भक्ति आंदोलन जो आप देखो ये विष्णु भगवान से संबंधित है, ठीक है, किससे, विष्णु भगवान से। साथ ही साथ आप एक चीज यहां समझिए, अच्छा इसके बारे में समझिए। आपको पता है एक अलवार था, एक आपको जो है पता होगा ना से क्या था यार, मैं भूल रहा हूं, ठीक है, प्रश्न पर रहते टिके रहते हैं। ये जो 12 थे इनमें सभी मिश्रित जाति के लोग थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई जो है ओबीसी, मतलब जो आज की डेट में ओबीसी मानते वो भी थे। इन सारे लोग का जो है यहाँ मिश्रण था, जो अलवार संतों ने किया था। अच्छा, अलवार संतों ने ये भक्ति आंदोलन चलाया क्यों था, अब देखो, क्योंकि मैं आपको बताया नहीं कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म जो है थोड़ा पिछड़ रहा था, तो उसी की शुरुआत के लिए जो है तमाम तरह की चीजें हुई थी। उनमें से अलवार संतों ने हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए ये काम किया था, ठीक है। और ये जो है 6वीं से लेकर के 9वीं शताब्दी के मध्य, भैया 6वीं से लेकर के 9वीं शताब्दी के मध्य में यह आंदोलन बहुत तेजी से उभरा और काम किया। इसी का परिणाम आज भी हम लोग को दिख रहा है। अच्छा, अलवार का मतलब क्या होता है, दरअसल तमिल में है भगवान में डूबा हुआ। कहीं पर अगर आपको मिल जाए तो ये जान लीजिए क्या है, अलवार का मतलब होता है भगवान में डूबा हुआ, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, भगवान में डूबा हुआ, ठीक है। अब देखो इससे ज्यादा प्रश्न नहीं है, देखो नाम तो नहीं पूछेगा, दरअसल इसके एक दो प्रमुख होते हैं, पूछ ले वरना नहीं पूछेगा। बाकी ये जो है मेनली तमिल से थे, तमिल संत थे, सभी मिश्रित जाति से, 12 मेन थे, 6वीं से 9वीं शताब्दी, और अलवार का क्या, भगवान में डूबा हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राणा सांगा बाबर में युद्ध स्थल था, इससे आसान सा प्रश्न कुछ हो सकता है, चलो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखो भैया, राणा सांगा हार गए थे, हार का रीजन था कि बाबर ने यहां पर पहली बार क्या, गन पाउडर का इस्तेमाल किया था, जो बहुत ही नया चीज था। और ये कब हुआ था दोस्तों, तो 12 मार्च मैं गलत डेट बता रहा हूं, यही मेरे साथ दिक्कत है, 16 मार्च 1527, 16 मार्च 1527। मैं देखते ही समझ गया कि मैंने जो है गलत डेट बताया।
पता लग जाता है। और कहा हुआ था भैया, अब तो पता ही लगा ना, खानवा का युद्ध कितना मशहूर है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बता, इसका सही जवाब क्या होगा, ये पढ़ो, बता इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये देख तो यही सब होता है कथन वाले प्रश्न, इसको करो आगे बढ़ते हैं। इसमें बताने लायक कुछ बचता नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीजें पूछ लेता है कि इसमें मैं क्या ही बताऊं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, वो सही के लिए। ए सही है किंतु आर गलत है, बस जान लो ये गलत है, ये सही है, दैट्स इट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। तो भैया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर मैं आपसे पूछूं कौन था, तो यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। दरअसल यही व्यक्ति भारत, जो ब्रिटिश इंडिया का पहला कमांडर इन चीफ भी बना था, और इसी ने जमींदारी सिस्टम की भी शुरुआत की थी। जो 1793 में जमींदारी सिस्टम की शुरुआत हुई थी, इसी ने की थी। यही भारत ब्रिटिश इंडिया का पहला क्या कमांडर इन चीफ भी बना था। ठीक है, कमांडर इन चीफ भी बना था। नाम क्या है बताओ, ये जो है, और इसने 2 बार अपना कार्यकाल रहा, और ये इंडिया में इसकी मौत हुई। तो ये सारे जवाब का सही जवाब क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी भैया, इसका पहला कार्यकाल देखोगे तो कौन सा था, 1786 से 1793, और फिर कब हुआ भैया, ये 1805 में फिर आए थे। उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसलिए बहुत कुछ नहीं मिलता है, तो 2 बार ही आए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंबई में प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित करने का श्रेय है, चलिए बताइए, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का श्रेय कौन सा है। विजय तिलक। देखो उस विश्वविद्यालय का नाम क्या था आपको पता होना चाहिए। तो 1916 में जो है, 1916 में श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला महाविद्यालय। ठीक है, 1916 में श्रीमती, अब देखो इतना बड़ा नाम है भैया, मुझे नहीं याद होता, इसीलिए थोड़ा सा लिखा हुआ हूं मैं कहीं पर। श्रीमती नाथीबाई दामोदर, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे, पूछ सकता है। ठीक है, ठाकरे। उसके बाद क्या है, महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ओके, चलो ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। और देखिए इनका नाम आप जान लीजिए, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। इनका नाम क्या है, डी के कर्वे। जी भैया, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ। इनकी 2 बीवियां थी। दरअसल एक इन्होंने एक जो है विधवा से भी शादी की थी। दरअसल उस समय विधवाओं को लेकर के आपको पता ना, उन जो आपको पुनर्जागरण का काल माना जाता है, रेनेसा का काल, उसमें क्या था कि भारत के विभिन्न समाज सुधारकों ने इन सब विधवा और बाल विवाह और महिला उन क्या कहते हैं सशक्तिकरण, इन सारी चीजों को लेकर के जो काम किया था। और मैं डी के कर्वे जी की 2 बीवी थी, उनमें से एक से इन्होंने जो है विधवा से भी इन्होंने शादी की थी। और 1896 में इन्होंने विधवाओं के लिए भी, जी भैया 1896 में इन्होंने विधवाओं के लिए भी जो है विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पहला था, वो भारत का पहला था। ठीक है, समझ गए। और इन्होंने 1893 में उस क्या नाम है, विडो से शादी की थी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, बहुत फेमस हुआ है भैया। आप इतिहास में जब भी पढ़ोगे तो उसका नाम कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं से भूल जाओ, इतना फेमस था वो। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, लॉर्ड इरविन। जी भैया, लॉर्ड इरविन। आपको पता है इनके बारे में क्या ही बताया जाए, लॉर्ड इरविन के बारे में इतनी सारी चीजें कि क्या ही बताया जाए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 1857 का किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। चलो बताओ यार, ये किसके साथ जो है 1857 क्रांति के दौरान किसके साथ मिलकर के लड़े थे, ये आपका होमवर्क है। बताओ तो जिन्होंने क्या तात्या टोपे जवाब दिया सही करो। इससे आसान सा प्रश्न में क्या, आप इतना भी आप नहीं पढ़े हो तो फिर मैं कभी कभी इसीलिए कहता हूँ ना, किस गवर्नर की कब्र काजीपुर में है। बताओ किस गवर्नर की कब्र काजीपुर में स्थित है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया दिया, अभी मैंने बताया था 1805 में आए थे, लेकिन इनकी क्या मृत्यु हो गई थी, इनकी कब्र आपकी इंडिया में ही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, बताइए। बताइए। तो कूका आंदोलन, देखिए एक कूका आंदोलन है और एक आपका और आंदोलन तो वो जो है होता है। तो देखो यहाँ पर बहुत छोटी सी दिक्कत है, ये कूका आंदोलन पंजाब से, एक और आंदोलन है जो असम से। चलो ये भी आप बताओ, मतलब बताना तो पहला ही क्वेश्चन है जो आपको बताना, बाकी तो मैं सब कुछ बता ही दिया हूं। ठीक है, कूका आंदोलन दरअसल क्या था, ये 1872 से लेकर 1892 के बीच में जो है आपको पता हुआ था। मैंने इसके बारे में बताया हुआ इसी प्रैक्टिस क्लास में। देखो ये सशस्त्र विद्रोह था, दरअसल ये सशस्त्र विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ। और इसका
इसका जो मेन कारण माना जाता है वो गौ हत्या थी जी भैया। इसका जो मेन कारण माना जाता है गौ हत्या थी। दरअसल जो नामधारी संप्रदाय होते हैं सिखों में, वो जो है थोड़ा सा इस चीज को लेकर के चलते हैं। कौन से भैया? नामधारी संप्रदाय। जैसे पता है बालक सिंह और उनके गुरु राम सिंह जी भैया, बालक सिंह और उनके गुरु राम सिंह ने जो है इसको जो है नेतृत्व किया था। तो नामधारी जो संप्रदाय सिख में उनसे संबंधित था ये। आज का आखिरी प्रश्न बताइए, क्लास खत्म करते। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। क्लास को यहां समाप्त करते। चले फटाक से जवाब दीजिए, क्लास को यहां पर एंड किया जाए। और ऐसी क्लासेज के लिए फिर बता रहा हूं, जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो। और इस रविवार को सुबह 10 बजे, इस रविवार को सुबह 10 बजे से आप बिल्कुल भी इधर उधर मत जाएगा, तैयार रहिएगा। आपके करंट अफेयर्स की क्लास यहां मिलने वाली है, जहां आपका क्या अक्टूबर से लेकर के जून तक का रिवीजन आपको हर संडे को यहां पर क्लासेज में कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलो बताओ भाई इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, केशव चंद्र सेन। देखिए भैया, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय और देवेंद्र क्या नाम है, माफ करेगा, द्वारका नाथ टैगोर जी ने मिलकर की थी। देवेंद्र नहीं थे, द्वारका जी थी। ठीक है, इन्होंने मिलकर की थी, जिसकी स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 में थी। कब? ये इनकी स्थापना 20 अगस्त 1828 में हुई थी। आपको पता है उसके बाद इसके कई भाग होते चले गए और एक नाम भारतीय ब्रह्म समाज रखा गया, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन जी ने की थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तैयारी में, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, माफ करेगा मोबाइल नहीं मतलब जो है मेरा, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं 7905095134। आप मुझे यहाँ पर मैसेज करें। आपकी तैयारी के लिए कुछ भी जरूरी चीजें सारी हेल्प मिलेगी, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे कोई भी दिक्कत आ रही, पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, मैं हूं। क्या करना है, मैं हूं। सारी चीजें मिलेंगी कि आपको अधिकारी बनना है, तो ये सारी फेजेस से भी आदमी गुजरता जरूर है। ठीक है, और कैसे तैयारी शुरू करनी है, किन चीजों को हमें अवॉइड करना है, वीडियोज भी लाता हूं। अगर आपको पर्सनल भी कोई दिक्कत हो तो आप इसे मैसेज करके मुझसे मिल सकते हैं। आप मेरे चैनल का लोगो उस व्हाट्सएप नंबर को जो आप सेव करेंगे आपको दिखाई देगा। इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।